तो नमस्कार दोस्तों, आज बीके स्टडी कॉर्नर में आपका स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैथ रीजनिंग का रेगुलर क्लास चल ही रहा था, मगर एक मेरे दोस्त अर्जुन जी का कमेंट आया और उनका कहना यही था कि सर डीएलएड का एग्ज़ाम अभी बहुत ही नज़दीक है और अगले महीने ही होने वाला है, जिसमें कि मैथ रीजनिंग किसी तरह से हो जाएगा और नहीं भी होगा तो आपके क्लास को देख के बाद में हम क्लियर कर सकते हैं। लेकिन हिंदी, जीके, जीएस और इंग्लिश अभी भी बहुत वीक है, जिसके वजह से नहीं हो पा रहा है। तो आप इंग्लिश, हिंदी और जीके, जीएस का क्लास कराइए। तो अर्जुन भाई के बात पे ही हम आज हिंदी के क्लास को लेके आए हैं और इस क्लास से हिंदी के महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि व्याकरण का है ख़त्म हो जाएगा और उम्मीद करता हूं कि आप लोग अगर इस वीडियो को देख लेते हैं तो व्याकरण में कहीं दिक्कत नहीं रहेगा। हिंदी व्याकरण से जितना भी प्रश्न पूछा जाता है सभी को आप डील कर पाएंगे। तो चलिए प्रश्न पे आते हैं और हमारा आज का टॉपिक, सबसे पहला टॉपिक समास रहेगा। और हमने जब आपके सेट को उठा के देखा तो सेट में अधिकांश क्वेश्चन समास से और अलंकार से, तो महत्वपूर्ण टॉपिक को ही लेके आए हैं। उपसर्ग से, प्रत्यय से और आपका संज्ञा से, ये सब मेन हॉट टॉपिक जो है आपके एग्जाम में बार बार दोहराया जाता है और बार बार सेट में दोहराया गया प्रश्न है, जिसके वजह से समास को आज क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं और समास को पढ़ने का प्रयास करते हैं। बस ध्यान दीजिए और आप लोग शेयर कीजिए ताकि कल आज 2 दिन हिंदी का जो क्लास होगा आपका 2 दिन के हिंदी के क्लास में टोटल हिंदी का जो भी व्याकरण है कंप्लीट हो जाएगा। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज देखिए हम समास को पढ़ने वाले हैं। आज हम समास को पढ़ने वाले हैं और समास को जानते हैं पहले कि समास होता क्या है। तो समास 2 पदों का विग्रह है। विग्रह का मतलब होता है टूटना। 2 पदों का विखंडन करने से, टूटने तोड़ने से जो बनता है, जो उत्पन्न होता है, भाव जो प्रकट होता है, उसे ही समास कहते हैं। जैसे कि समास के 6 भेद हैं। मुख्य रूप से समास के 6 भेद हैं। समास के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। एक द्विगु समास है, द्वंद्व समास है, तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, बहुव्रीहि समास है, अव्ययभाव समास है, नय समास है। इतने समास हैं। 6 समास को प्रमुख मुख्य श्रेणी में 6 समास ही है और 7वां जो नए समास है इसे बस समास के श्रेणी में रखा गया है, गिना नहीं गया है। तो हम मुख्य रूप से 6 समास को जानते हैं। 7वां समास को भी आज पढ़ने का प्रयास करेंगे और पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले द्विगु समास क्या है, तो द्विगु समास के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे आपको गिनती का भाव प्रकट होता होगा। आप देखिए द्विगु, आप लोगों ने बचपन में गिना होगा 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो। अभी भी पीछे जैसे कि बहुत पुराना मूवी हम लोग देखते हैं तो उसमें बोला जाता है कि 1 लड़का, 2 लड़का, 4 लड़का। तो दुई कहीं ना कहीं दुई का मीन्स यानी कि मतलब गिनती से है। तो द्विगु समास का अर्थ होता है गिनती में आने वाले सभी ऐसे समास हैं ये, जिससे कि शुरुआत को देखें तो उसमें गिनती प्रकट होता है। जैसे कि हम बोलते हैं त्रिशूल, क्या बोलते हैं हम? त्रिभुज, क्या बोलते हैं? त्रिभुज। तो देखिए त्रि क्या है? त्रि का मतलब 3 होता है। तो समझ में आ रहा है कि ये गिनती, शुरुआत गिनती से होता है। तो द्विगु समास का शुरुआत किससे होगा? गिनती से। इसका और भी उदाहरण हम देखते हैं। तो एक उदाहरण, दुपट्टा पूछेगा आपसे कि दुपट्टा में कौन सा समास है? तो दू का मतलब होता है 2। गिनती शुरू में मिल गया तो आप समझ सकते हैं कि जिसके शुरू में ही गिनती मिल जाए वो द्विगु समास है। क्योंकि हम ट्रिक ऐसे जानते हैं कि 1 गो, 2 गो, 3 गो। द्विगु में नाम से स्पष्ट हो रहा है द्विगु यानी कि गिनती, और गिनती में बहुत सारा गिनती है। अठन्नी, चरन्नी, चौराहा, 3 पहर, 4 पहर, चौपाया, बहुत सारा इसका उदाहरण है। आपको प्रैक्टिस करते रहना है। हम कुछ उदाहरण को और देख लेते हैं। जैसे कि एक उदाहरण है पंचमुखी, पंचामृत। तो पंचामृत देखिए, पंचा यानी 5, पंचमुखी यानी कि 5। तो जहां भी ऐसा साप्ताहिक तो 7, अठन्नी 8, चरन्नी 4, चौराहा 4, दुपट्टा 2 और दोपहर 2। तो इस तरह के जहाँ भी गिनती आपको मिले, शुरुआत में ही गिनती मिले, आप आंख मूंद कर द्विगु समास बोल सकते हैं। द्विगु समास का परिभाषा क्या है कि शुरुआत में ही आपको क्या मिलेगा? गिनती मिलेगा। चलते हैं दूसरे समास पे। और दूसरा समास क्या है? तो द्वंद्व समास है। दूसरा समास क्या है? द्वंद्व समास है। तो दूसरा द्वंद्व समास को समझें तो द्वंद्व समास में देखिए क्या कहा गया है। द्वंद्व समास हम इसमें से भी ट्रिक निकालते हैं। जैसे इससे हम गिनती को ढूंढ कर निकाले, इसमें से कुछ ना कुछ ट्रिक निकालते हैं। तो द्वंद्व समास में आपको एक, जैसे कि यहाँ ये किल्ली दिख रहा है, आधा नो को बस किल्ली समझिए। किल्ली मीन्स योजक चिन्ह।
किल्ली मीन्स क्या होता है, योजक चिन्ह। जैसे यहाँ योजक चिन्ह दिखा, ये योजक चिन्ह दिखा, इसी प्रकार से इसमें भी योजक चिन्ह जैसा आधा नौ दिखता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये क्या है, योजक चिन्ह है। ये योजक चिन्ह है और योजक चिन्ह जिसके बीच में हो उसे ही द्वंद्व समास कहेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं उदाहरण में, उदाहरण अगर हम लेके चले तो उदाहरण में रहेगा अमीर गरीब, अमीर और बीच में योजक चिन्ह गरीब। आपको क्या देखना है, तो मात्र योजक चिन्ह देखना है। जिसके बीच में योजक चिन्ह हो गया आप समझ लीजिए कि आपका द्वंद्व समास आ गया है। जैसे कि दिन रात, आपको कभी ऐसा भी उदाहरण मिल सकता है कि दिन रात, भाई बहन, भाई बहन, भाई बहन, गोरा काला, गोरा काला। आप क्या देखें तो आपको सभी शब्दों के बीच में योजक चिन्ह दिखता होगा और इस समास के बीच में भी योजक चिन्ह होता है। देखिए आधा नो को हम योजक चिन्ह समझ सकते हैं। इसका ट्रिक ये समझ सकते हैं कि द्वंद्व में बीच में किल्ली होता है तो यहाँ भी बीच में किल्ली है, किल्ली है, किल्ली है। और अमूमन क्वेश्चन में ऐसा ही आपको मिलेगा। कोई भी क्वेश्चन हो द्वंद्व समास का तो बीच में यह पहचान को देखकर आप समझ जाइए कि ये द्वंद्व समास से क्वेश्चन है। जैसे कि और भी राजा रानी, भाई बहन, दिन रात, अमीर गरीब, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है और आपके बुक में बहुत सारा एग्जाम्पल है। आप खुद से लगाने का प्रयास कीजिए, अगर नहीं होता है तो कमेंट कीजिए। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे अगले देखते हैं। ये भी आप समझ जाइएगा, बीच में किल्ली देखिए और एक और इसका पहचान होता है, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। क्या अमीर का विपरीत गरीब है? हाँ। तो दिन का विपरीत रात है? हाँ। भाई का विपरीत बहन और गोरा का विपरीत काला। तो इस प्रकार से एक दूसरे के विपरीत भी है और बीच में योजक चिन्ह भी है। तो इसका क्या हम ट्रिक याद रखें कि बीच में योजक चिन्ह रहेगा। अगर बीच में योजक चिन्ह रहा और एक दूसरे के विपरीत है तो ये आंख मूंद कर आप बोल सकते हैं कि द्वंद्व समास है। चलिए दूसरे समास को देखते हैं, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या होता है, तो तत्पुरुष समास के बारे में थोड़ा हम जानकारी लेते हैं। तत्पुरुष समास को देखते हैं। तत्पुरुष समास के बीच में कारक चिन्ह होता है। जैसे इसके बीच में योजक चिन्ह है और इसके बीच में क्या होता है, कारक चिन्ह होता है। कारक चिन्ह क्या होता है, कारक चिन्ह, कारक चिन्ह होता है। और कारक चिन्ह हम किसे कहते हैं, तो का, के, की को। ये बीच में अगर इसको हम तोड़े या तो दो खंडों में तोड़े, ऐसे विभाजित करें तो ये बीच में का, के, की आएगा। तो समझ लेना है कि ये तत्पुरुष समास का बात हो रहा है। तत्पुरुष समास में क्या होता है, तो का, के, की आता है। चलिए उदाहरण से समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि सबसे सटीक उदाहरण है राजकुमारी। राजकुमारी, आपको पता है राजकुमारी हम लोग किसे कहते हैं, तो हाँ, राज, इसको तोड़कर देखते हैं, राजा की कुमारी। राजा की कुमारी को ही ना राजकुमारी कहा जाता है, तो हाँ, राजा की कुमारी को ही राजकुमारी कहा जाता है। इसीलिए यहाँ पे जो की मिला ये कारक चिन्ह है और बीच में जिसके भी कारक चिन्ह मिले आप तत्पुरुष समास बोल सकते हैं। तत्पुरुष समास का पहचान क्या है, बीच में दो भागों में तोड़ देने के बाद बीच में क्या मिलता है, कारक चिन्ह मिलता है। जैसे कि एक और एग्जाम्पल अगर देखें तो रसोई घर, रसोई घर। तो रसोई घर को अगर हम तोड़ते हैं तो रसोई का घर, रसोई का घर। आपको पता चल गया कि बीच में कारक चिन्ह मिल गया। और कारक चिन्ह ये का, के, की अगर बीच में मिले तो ये तत्पुरुष समास होता है। इसको याद कर लीजिए, बहुत ही जरूरी है। और बहुत सारा एग्जाम्पल है इसका, जैसे कामचोर। काम चोर, तो हम क्या कहेंगे, काम का चोर। काम का क्या, चोर, तो काम का चोर। आगे इसका और होता है पॉकेट मार, पॉकेट का मार, बनचर, बन का चर, दही बड़ा, दही का बड़ा। तो इस प्रकार से राजकुमार, राज का कुमार, राजा का कुमार, राजपुत्र, राजा का पुत्र, राजमहल, राजा का महल, राजमंत्री, राजा का मंत्री। तो इस प्रकार से बहुत सारा होता है और वो आप अपने बुक में एग्जाम्पल को देख सकते हैं। तो चलिए इस समास को भी हम समझ चुके हैं। पहले हम समझ लिए द्विगुकों की गिनती आएगा, द्वंद्व में योजक चिन्ह आएगा, तत्पुरुष में कारक चिन्ह आएगा। अब बचा कर्मधारय। क्या बचा, कर्मधारय। अब कर्मधारय को देखते हैं और कर्मधारय का पहचान क्या होता है, तो इसको भी तोड़ने के बाद बीच में के जैसा आएगा। क्या आएगा, के जैसा। तो इसको तोड़ने के बाद बीच में क्या आएगा, के जैसा। चलिए देखते हैं के जैसा कैसे आता है, क्या होता है के जैसा।
तो जैसे कि कर्मधारय का उदाहरण हम देखें तो कमल नयन, कमल नयन, कमल नयन। आप इसको जब तोड़िएगा तो क्या टूटेगा? कमल के जैसा, कमल के जैसा नयन। आपको दिख रहा है यहाँ कमल के जैसा नयन। इसको आप लोग ऐसे भी कंफ्यूज हो सकते हैं, कमल का नयन, इसमें तत्पुरुष का भाव आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि कमल का नयन नहीं होता है, कमल जैसा नयन होता है, जिसके वजह से के जैसा मिला तो हम बोल सकते हैं कि ये कर्मधारय समास है। और इसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल इसका देख लें, चंद्रमुखी, चंद्रमुखी, तो चंद्रमा जैसा, चंद्रमा जैसा मुखी या मुख, चंद्रमा जैसा मुख, तो के जैसा यहाँ मिल गया। इसमें भी आप देख सकते हैं के जैसा मिल गया। और एग्जाम्पल इसका है नीलकमल, नीलकमल, तो आप बोल सकते हैं नील के जैसा कमल, कमल, तो के जैसा यहाँ भी मिल गया। तो आपको तोड़ने के बाद जब तोड़ते हैं किसी शब्द को और उस शब्द से बीच में के जैसा प्राप्त होता है, के जैसा प्राप्त होता है, के जैसा अगर मिल जाता है तो यही कर्मधारय समास का परिभाषा है, कर्मधारय समास का ट्रिक है। तो चलिए अगले को देखते हैं, बहुव्रीहि समास और अव्ययभाव समास और बहुव्रीहि समास को। तो बहुव्रीहि समास थोड़ा बाद में देखेंगे, पहले अव्ययभाव समास को देख लेते हैं। और अव्ययभाव समास में क्या होता है तो देखिए इसका परिभाषा क्या है, ट्रिक क्या है। तो शुरुआत में ही, शब्द के शुरू में ही, अगर कोई शब्द है उसके शुरू में ही, शुरुआत में ही यथा मिल जाए, क्या मिल जाए आपको? यथा लिखा मिल जाए, प्रति लिखा मिल जाए, या लगातार कोई संख्या लिखा मिल जाए जैसे बारंबार और अधिकाधिक, ये सब किसका चिन्ह होता है? और एक आ मिल जाए, आ लिखा मिल जाए, तो ये सब अव्ययभाव होता है। जैसे कि यथाशक्ति, यथासंभव, प्रतिदिन, प्रति एक, प्रति माह, प्रतिकूल, ये सब किसके उदाहरण हैं? तो ये सब अव्ययभाव समास के उदाहरण हैं। जैसे आजन्मा, असमर्थ, कुछ आ से शुरुआत होने वाले शब्द मिल जाए तो ये सब किसका उदाहरण है? अव्ययभाव का है। आपको यहाँ पे साइड में मैं लिख देता हूँ, यथाशक्ति, 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 ये किसका है? अव्ययभाव का है। यथासंभव, यथासंभव, ये भी अव्ययभाव का है। प्रतिदिन, प्रति एक, प्रति साल, प्रति माह, ये सब किसका है? तो अव्ययभाव समास का उदाहरण है। अब चलिए लास्ट यहाँ पे बचा है एक बहुव्रीहि, एक नए। तो बहुव्रीहि के लिए सारा मिटाना पड़ेगा और नए समास को उससे पहले समझ लेते हैं ताकि बहुव्रीहि को समझने में दिक्कत ना हो। यहाँ जगह नहीं बचा है जिसकी वजह से हम नए समास को समझ लेते हैं। नए समास का सिंपल उदाहरण है, एकदम सिंपल। इसमें आ आएगा सबसे पहले। जैसे कि कोई भी शब्द लिखा है, अचल, अथक, जो कुछ भी लिखा हो सबसे पहले ओ आएगा। या तो अन आएगा, या तो अन आएगा, अना आएगा, या तो नो आएगा, या तो ना आएगा, इतना ही आ सकता है। अगर कोई नए समास है तो नए समास में क्या क्या मिलता है? या ओ मिल गया, या अना मिल गया, या नौ मिल गया, या ना मिल गया। जैसे कि नाराज, नाराज, जैसे कि नाग, जैसे कि नख, या जैसे कि आम, जैसे कि असत्य, जैसे कि अचल, ये सब जितने भी उदाहरण हैं ये सब नए समास के उदाहरण हैं। नए समास में सिंपल फंडा याद क्या रखना है? ओ, अना, ना या ना। ओ, अना, नो या ना मिले, अगर ये सब मिले तो नए समास है। ठीक है, तो लास्ट एक समास बचा हुआ है अपना बहुव्रीहि समास, और इसके लिए यहाँ जगह नहीं था जिसके वजह से हम इसको मिटा के ही लिखना पड़ेगा। अब दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद बहुव्रीहि समास को देखते हैं। तो देखिए द्विगु समास में क्या जानते हैं? गिनती। द्वंद्व समास में क्या जानते हैं? योजक चिन्ह। तत्पुरुष समास में क्या जानते हैं? कारक चिन्ह।
का, के, की तोड़ने के बाद मिलना चाहिए। कर्मधारय समास में क्या जानते हैं, के जैसा। बहुब्रीहि समास में क्या जानते हैं, अभी नहीं पढ़े। बहुब्रीहि समास को अभी स्किप किए हुए हैं, अगले में देखते हैं मिटाने के बाद। अब व्यभाव समास में क्या जानते हैं, शुरू में ही यथा, प्रति, आ कुछ भी मिल जाए। नए समास में क्या जानते हैं, ओ, आना, न या ना मिल जाए। ठीक है, तो इस उदाहरण को अगर आप समझ लिए हैं, इस 5 समास को अगर क्लियर कर लिए हैं, तो लास्ट समास बहुब्रीहि को हम देखते हैं। चलिए इसको इरेज कर लेते हैं, थोड़ा सा ही जगह बनाना है, उसके बाद तो फिर दिख जाएगा। चलिए यहाँ इतना में हो जाएगा, दिख जाएगा। तो एक बहुब्रीहि समास बचा हुआ है और बहुब्रीहि समास को देखना है। बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास। इसमें देखिए होता क्या है, इसमें जैसे कि आपको दशानंद, दशानंद। एक और देखते हैं नीलकंठ, और देखते हैं वीणा पानी, और देखते हैं लंबोदर। एक और देख लेते हैं चंद्रशेखर। इतना जैसे कि हम इस सभी का उदाहरण देखते हैं, तो हम दशानंद को जैसे देखें तो दशानंद का मतलब होता है रावण। सबसे पहले ये जानना है कि इसका मतलब होता है रावण। सबका कुछ ना कुछ अर्थ होगा, इसका नीलकंठ का अर्थ होता है महादेव। वीणा पानी का अर्थ होता है सरस्वती। लंबोदर का अर्थ होता है गणेश, और चंद्रशेखर का अर्थ होता है शंकर। तो ये इसका उपनाम है। आप कह सकते हैं कि रावण का उपनाम दशानंद है, महादेव का उपनाम नीलकंठ है, सरस्वती का उपनाम वीणा पानी है, गणेश का उपनाम लंबोदर है, शंकर का उपनाम चंद्रशेखर है। तो ये इससे क्या जाहिर होता है, क्या साबित होता है, तो इससे ये साबित हो रहा है कि अगर दशानंद है तो इसमें 2 पद होगा। 2 पद, एक 10 है और एक आनंद है। 10 है और एक आनंद है। दशानंद, 10 जोड़ आनंद। तो आनंद का मतलब होता है सर या सिर, और 10 का मतलब होता है संख्या में 10। तो 10 सिर जिसके पास हो उसे दशानंद कहते हैं, और ये 10 सिर वाले को ही रावण कहते हैं। यानी कि टूटने के बाद 2 बने, लेकिन ये दोनों मिलकर किसी तीसरे को बताए, किसी तीसरे के साइड संकेत करे। जैसे कि आपने देखा 10 और सिर, 10 सिर आप लोग जानते हैं किसके पास होता है, रावण के पास होता है। तो इसके वजह से हम ये जान गए कि जब टूटेगा 2 खंडों में टूटेगा। ऑब्वियसली 2 खंडों में टूटा, लेकिन ये इशारा यानी संकेत किसी और के इधर कर दिया। 10 आनंद यानी कि रावण, स्पष्ट है। उसके बाद देखते हैं नीलकंठ को। तो नील और जोड़ कंठ, नील और कंठ में टूटा, नील और कंठ 2 भागों में टूटा। तो देखिए नीलकंठ का मतलब महादेव होता है, और ये दोनों भाग मिलकर तीसरे को दिखा दिया, तीसरे की ओर संकेत कर दिया। सरस्वती, बीना पानी, तो ऐसे तोड़े तो बीना और पानी, तो ये बीना पानी मिलके, ये बीना मतलब होता है बीना, और पानी मतलब होता है हाथ में। तो हाथ, बीना मतलब बीना किसके हाथ में होता है, तो सरस्वती माता के हाथ में होता है। ये दोनों पद मिलके तीसरे को दिखा रहा है। इसी प्रकार से लंबोदर, लंबा हो जिसका उदर, तो लंबा किसका उदर होता है, उदर का मीन्स पेट होता है। पेट लंबा या बड़ा पेट किसका होता है, तो गणेश जी का होता है। चंद्रशेखर, जिसके सर पे चंद्रमा हो, किसके सर पे चंद्रमा होते हैं, तो शंकर भगवान के सर पे चंद्रमा होते हैं। और इससे हम ये समझ गए कि ये बहुब्रीहि जो होता है, बहुब्रीहि 2 भागों में टूटता है, मगर ये दोनों भाग मिलकर किसी तीसरे को इशारा कर देता है, किसी तीसरे को संकेत कर देता है। और अधिकांश इसमें देखिए तो भगवान के नाम आते हैं, अधिकांश भगवान के नाम आते हैं। इसमें आपको एक शब्दों के बदले अनेक शब्द को याद कर लीजिए, अधिकांश उसी से बहुब्रीहि समास बना हुआ है। तो चलिए हम एक बार ऐसे ही देख लेते हैं क्या क्या समास था। तो सबसे पहले अपना समास था द्विगु, हम गिनती में जिसका प्रयोग करेंगे वो द्विगु समास है। उसके बाद द्वंद्व, बीच में योजक चिन्ह होना चाहिए। उसके बाद तत्पुरुष, तोड़ने के बाद का, के, की यानी कारक चिन्ह मिलना चाहिए। कर्मधारी, कर्मधारी के बीच तोड़ने के बाद के जैसा मिलना चाहिए। उसके बाद आता है
अव्ययभाव, अव्ययभाव में यथा, प्रति, आ ये सब मिलना चाहिए। नए, नए में क्या देखे थे तो ओ हो, अना हो, न हो या ना हो। अगला क्या था बहुब्रीहि, बहुब्रीहि में क्या देखे कि दो भागों में टूटा मगर ये दोनों भाग मिलके किसी तीसरे को इशारा कर दिया, ये बहुब्रीहि समास कहलाया। चलिए ठीक है, तो अगले इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।